गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में टैक्सोनॉमी का पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम एम्ब्रियोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो आज से एम्ब्रियोलॉजी चलेगी। अब देखिए, एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भ्रूण विज्ञान। ठीक है, अब भ्रूण विज्ञान का अर्थ क्या है? देखिए, वनस्पति विज्ञान की ये एक ऐसी शाखा है जिसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की संरचना और उसके विकास से लेकर एम्ब्रियो सेक के परिवर्धन तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी इसको हम एक अगर परिभाषा इसकी देनी चाहें तो क्या दे सकते हैं कि बॉटनी की वह शाखा जिसमें जो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास से लेकर एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सेक के परिवर्धन तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भ्रूण विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट की संरचना और विकास से लेकर एम्ब्रियो सेक के परिवर्धन तक का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब जिन पादपों में भ्रूण बनता है वो पादप क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियोनिक प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, जिन पादपों में भ्रूण बनता है वो क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियोनिक प्लांट कहलाते हैं, यानी भ्रूणीय पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो सभी में भ्रूण भी नहीं बनता है, यह आपको याद हो, पता होगा, जो निम्न पादप हैं उनमें भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, सीधा ही जाइगोट से आगे परिवर्धन हो जाता है, जैसे एल्गी है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मेनली तो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें क्या होता है? तो उनमें देखिए, जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन है वो अल्टरनेट क्रम में होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफाइट को हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्भिद व गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। जनरेशन क्या होती है? अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब है कि एक बार स्पोरोफाइट और एक बार गैमेटोफाइट, इस तरह से ये अल्टरनेट होती है। ठीक है, और प्रभावी अवस्था क्या है? डोमिनेट स्टेज क्या है? डोमिनेट स्टेज कौन सी है? डोमिनेट स्टेज होती है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये एक कंपटीशन का भी क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रभावी अवस्था कौन सी है? स्पोरोफाइट है। क्यों है स्पोरोफाइट? क्योंकि देखिए, जो प्रभावी अवस्था है स्पोरोफाइट, ये जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। किसमें विभेदित होती है? जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट रूट, स्टेम व लीफ में विभेदित होता है। ठीक है, आप देखिए, एक प्रारूपिक कोई भी पादप है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जिनके अंदर रूट है, स्टेम है, लीफ है, वो क्या है? वो एक स्पोरोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट कब बनेगा? वो जब उसके अंदर नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाएगा। तो वो जो नर और मादा युग्मकोद्भिद है वो थोड़े समय के लिए ही होते हैं। ठीक है, जैसे पुष्प में एंड्रोशियम, गाइनोशियम है। ठीक है, तो एंड्रोशियम में क्या है? स्टेमन होते हैं, स्टेमन में एंथर होते हैं, एंथर में परागकण होते हैं। ठीक है,
और पराग कण में आगे मेल गैमेट का विकास होता है, यानी कि 2 युग्मकों का विकास होता है, 3 युग्मकों का विकास होता है मेनली तो, ठीक है। 2 तो नर युग्मक होते हैं और 1 कायिक युग्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो युग्मक बने हैं वो क्या है, वो है मेल गैमेटोफाइट। या हम ये कह सकते हैं कि पराग कण से आगे जब पराग कण का पोलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा, तो वो किसी गायनोशियम पर उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो वहां पर फिर पहले वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, पराग नलिका बनाएगा, और फिर साथ ही साथ उसके केंद्रकों में विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। तो वो जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। वो मेल गैमेटोफाइट है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक पुष्प का हमने एलएस बनाया है, ठीक है। इस एलएस में यहाँ पर क्या है, ये इसका ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल होते हैं यहाँ पर, अंडक जो है वो यहाँ पर होते हैं। अब कोई परागकण यहाँ पहुँच गया तो इस परागकण से आगे क्या होगा, एक पॉलिनेशन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पॉलिनेशन ट्यूब बन गई। ये पॉलिनेशन ट्यूब जो है यहाँ पर इसके अंदर प्रवेश करती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या बने, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है, यहाँ इस गायनोशियम में जो इसका अंडाशय है, उस अंडाशय में अंडक होते हैं, ठीक है। हमने टीएस में देखा है ना इस तरह से, जैसे ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये अंडक है, ठीक है। ओव्यूल होते हैं ये। तो इस ओव्यूल में आगे क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। एम्ब्रियोसेक जो है उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। उसी के अंदर सारी जो अंड कोशिका है, उसकी सहायक कोशिका है, ठीक है, सारी कोशिकाएं वही होती हैं। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोसेक का निर्माण होता है, ठीक है। तब यहाँ से युग्मक इसमें प्रवेश करते हैं बीजांड में, और फिर बीजांड में प्रवेश करने के बाद जो उसका फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर जो कोशिका है, कौन सी कोशिका, अंड कोशिका, उसके साथ ये युग्मक संयुक्त होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर पादप बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो स्टेम, लीफ और रूट में विभेदित होती है और डोमिनेट स्टेज होती है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डोमिनेट स्टेज कौन सी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डोमिनेट स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। गैमेटोफाइट बाद में आती है और कुछ समय के लिए ही रहती है, यानी कि जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब तक गैमेटोफाइट है। उसके बाद जब गैमेटोफाइट से आगे रिलीज हो जाती है तो स्पोरोफाइट फिर से आ जाती है, यानी भ्रूण से जब नया पादप, जब नया प्लांट लेट बनता है, उस प्लांट लेट को ही हम क्या कहते हैं, फिर से स्पोरोफाइट अवस्था इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। तो देखिए जो स्पोरोफाइट अवस्था है ये जड़ तना पत्ती में विभेदित तो होती है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट कैसा है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये कैसा है, हैप्लॉइड, यानी ये अगुणित होता है। स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है और गैमेटोफाइट अगुणित होता है, यानी जो नर युग्मक बनेंगे वो अगुणित होंगे, अंड कोशिका बनेगी वो अगुणित होगी। क्लियर। अब देखिए जो गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड, उसमें आगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अब मेल में मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है, और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे। फीमेल गैमेट का मतलब होता है अंड कोशिका, और मेल गैमेट नर युग्मक होते ही हैं। फिर मेल और फीमेल का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में विभाजन से एम्ब्रियो का विकास होता है। एम्ब्रियो के साथ साथ और क्या बनता है, एम्ब्रियो के साथ साथ भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है, एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं। तो जाइगोट में विभाजन से क्या क्या बनेगा, एंडोस्पर्म
और एम्ब्रियो, ठीक है, दोनों बनेंगे। तो एम्ब्रियो से आगे प्लांटलेट का विकास हो जाता है और प्लांटलेट फिर से कौन सी अवस्था है, ये एक स्पोरोफाइट अवस्था है। प्लांटलेट क्या है, स्पोरोफाइट अवस्था, यानी इससे आगे नया पादप बनेगा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित हो जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्लांटलेट में फिर से आगे फ्लोवर का निर्माण होगा, फ्लोवर में फिर से एंड्रोशियम गाइनोशियम बनेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे, फिर आगे मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्लांटलेट बनेगा। तो इस प्रकार से स्पोरोफाइट, पहले स्पोरोफाइट क्योंकि डोमिनेट है, उसके बाद गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो इस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। यानी पहले स्पोरोफाइट होगा जो कि डोमिनेट स्टेज है, डिप्लॉइड है, उसके बाद आएगी गैमेटोफाइट जो कि कुछ समय यानी अस्थायी अवस्था है, और हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित है। अब देखिए कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं हम, इतिहास क्या कहता है एम्ब्रियोलॉजी का। सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लैंगिक कोशिकाओं का पता लगाया था, तो वो था एन ग्र्यू। जो एन ग्र्यू था, इन्होंने सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल सेल्स, लैंगिक कोशिकाओं का पता लगाया था, ठीक है, एन ग्र्यू। क्लियर। अब देखिए इन्होंने पता तो लगा लिया, लेकिन बताया क्या था, इन्होंने ये बताया था कि स्टेमन पुष्प के नर जननांग है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि स्टेमन पुष्प के नर जननांग है। बिल्कुल है, सही है बात, क्योंकि जो स्टेमन है उसके अंदर ही क्या होते हैं, एंथर होते हैं, और एंथर से ही आगे पोलन ग्रेन यानी पराग कणों का विकास होता है। तो इनकी ये बात तो ठीक है कि स्टेमन पुष्प के नर जननांग है, और ये क्या बनाएंगे, ये पोलन ग्रेन द्वारा अंडाशय को फल में बदलते हैं। ये पोलन ग्रेन जो पराग कण है उसके द्वारा ओवरी को किसमें बदलते हैं, फल में बदलते हैं, ठीक है। तो ओवरी तो फल में बदलती है, ये बात तो सही है, परंतु सीधे ही पोलन ग्रेन ओवरी को फल में थोड़ी बदल सकते हैं। यानी सीधी सी बात ये है कि इन्होंने मेल का तो बता दिया, फीमेल का अधूरा रख दिया। इसके बाद देखिए एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है आर जेकब्स कैमेरिशियस, आर जेकब कैमेरियस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 1694 में इन्होंने क्या कहा कि स्टेमन तो ठीक है, क्या है, मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो इन्होंने ये बताया कि ओवरी मादा जननांग होती है, ओवरी मादा जननांग होती है। ये किसने बताया, कैमेरियस ने बताया था 1694 में, ठीक है। और बीज निर्माण के लिए इन्होंने ये भी कहा कि बीज निर्माण के लिए जो स्टेमन और ओवरी है इनके बीच अंतःक्रिया होनी जरूरी है, तभी बीज का निर्माण होता है, वरना नहीं होता है। इसके बाद कॉलर रूटर कौन था, कॉलर रूटर्स ने 1761 में कीट परागण के बारे में बताया था। यानी जो 1761 में इन्होंने किसके बारे में बताया, कॉलर रूटर ने पॉलिनेशन के बारे में बताया, ठीक है, जो परागण है उसके बारे में बताया, बीज निर्माण के बारे में बताया, बीज निर्माण कैसे होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एम्ब्रियोलॉजी में जो प्रयोग करके जो नतीजे निकाले गए हैं वही हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए GBMEC,
GBMEC, ये एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी 1824 में। इन्होंने 1824 में क्या खोज की? इन्होंने बताया कि पराग कण से पराग नलिका बनती है। इन्होंने ये बताया कि पराग कण से पराग नलिका, पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पराग नलिका से पराग कण से पराग नलिका बनती है और इसका इन्होंने स्पष्ट अवलोकन भी किया था। इनको प्रयोगशाला में इसका अवलोकन भी किया था और ये भी बताया था कि पराग नलिका जो स्टिग्मा है, जो स्टाइल है, स्टाइल, पराग नलिका स्टाइल में वृद्धि करती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड के संपर्क में आती है। यानी जो यहां हम देखें इस प्रकार से बीजांड जो है इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस बीजांड में ये एम्ब्रियो सेक होता है, यहां अंड कोशिका होती है। ठीक है, क्लियर? तो जो पराग कण है, पराग कण क्या करेगा? यहां पर आएगा स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर आने के बाद इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी और ये पॉलन ट्यूब यहां से इसके अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी माइक्रोपाइल साइड से इसके साथ 2 युग्मक भी होते हैं। इस प्रकार की घटनाक्रम का अध्ययन किसने किया था? GBMEC ने किया था। आगे चलते हैं। अब जो स्ट्रॉसबर्गर है उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉसबर्गर ने क्या बताया? देखिए, जो स्ट्रॉसबर्गर है उन्होंने 1884 में, स्ट्रॉसबर्गर 1884, इस वैज्ञानिक ने संयुग्मन के बारे में बताया, कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। संयुग्मन कि गैमेटोफाइट में संयुग्मन होता है। गैमेटोफाइट में संयुग्मन के बारे में बताया। ठीक है, संयुग्मन का मतलब क्या है? संयुग्मन का मतलब है फ्यूजन, जिसे हम कहते हैं मेल और फीमेल दोनों युग्मकों का आपस में फ्यूजन होना ही संयुग्मन है। या हम कह सकते हैं निषेचन, इसको हम निषेचन भी कह सकते हैं। तो देखिए, निषेचन की खोज का श्रेय किसको जाता है? स्ट्रॉसबर्गर को जाता है। क्लियर? तो गैमेटोफाइट में संयुग्मन होता है और पराग नलिका में आने वाले दोनों नर युग्मकों में से, यानी जो पराग नलिका है इसके अंदर देखिए ये पराग क्या है? ये तो एम्ब्रियोसेक है। ये एम्ब्रियोसेक इस प्रकार का होता है। ठीक है, और ये किस में होता है? ये इस प्रकार से बीजांड में होता है। ये बीजांड है। तो बीजांड ये संरचना है। क्लियर? तो यहां से पराग नलिका, ये पराग नलिका आ रही है और इस पराग नलिका में 2 युग्मक भी आ रहे हैं। ये रहे वो दोनों युग्मक, एक कायिक युग्मक होता है। तो इन्होंने क्या व्याख्या की कि इन दोनों नर युग्मकों में से एक तो अंड कोशिका से संयुक्त हो जाता है, यानी कि ये एक तो यहां आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, परंतु दूसरा नर युग्मक क्या करता है, इसके बारे में स्ट्रॉसबर्गर नहीं बता पाया। इन्होंने नहीं बता पाया, ये बिल्कुल व्याख्या नहीं कर सका इस बात की कि दूसरा नर युग्मक क्या करता है। इन्होंने केवल एक ही नर युग्मक के बारे में बता दिया कि हाँ वो अंड कोशिका से संयुक्त होता है, लेकिन दूसरे के बारे में ये नहीं बता पाया। तो दूसरे के बारे में किसने बताया? दूसरे के बारे में बताया था जी नवासिन ने। 1898 में नवासिन ने दूसरे नर युग्मक के कार्य के बारे में बताया था। किस पर काम करते हुए? इन्होंने 2 पौधों पर काम किया था। एक का नाम था लीलियम और दूसरे का था फ्रीटिलेरिया। इन दोनों पादपों पर इन्होंने काम करते हुए ये बताया कि एक युग्मक तो मादा युग्मक से संयुक्त हो जाता है, यानी अंड कोशिका से संयुक्त हो जाएगा, और दूसरा नर युग्मक क्या करेगा? दूसरा नर युग्मक यहां से इस द्वितीयक केंद्रक, जिसे हम कहते हैं ये वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस, इस द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त हो जाएगा और एक त्रिगुणित संरचना या एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यानी यहां पर त्रिसलियन हो जाएगा, क्योंकि ये अगुणित है
और यहाँ पर पहले से ही 2 केंद्रक मौजूद है, एक इधर से आ गया तो 3 केंद्रक हो गए। तीनों केंद्रक आपस में संयुक्त होकर के एक त्रिगुणित कोशिका का निर्माण कर लेते हैं और इस घटना को कहते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, तो संयुग्मन के बारे में तो स्ट्रोसबर्गर ने बताया और त्रिसंलयन के बारे में किसने बताया था? नवास्चिन ने बताया था। ठीक है, और नवास्चिन ने यह भी बता दिया कि दूसरा युग्मक करता क्या है। दूसरा युग्मक संयुक्त होता है द्वितीयक केंद्रक से। एक नर युग्मक तो हो जाएगा मादा से और दूसरा हो जाएगा इस द्वितीयक केंद्रक से। क्लियर? अब देखिए, संयुग्मन यानी कि ये वाली घटना और त्रिसंलयन यानी ये घटना, इन दोनों घटनाओं को संयुग्मन प्लस त्रिसंलयन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों घटनाओं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन है, ये दोहरा निषेचन इसको कहा जाता है, क्योंकि एक निषेचन की घटना तो यहाँ है, दूसरी निषेचन की घटना यहाँ है, तो दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो द्वितीयक केंद्रक है ये किससे बनता है? तो ये एक केंद्रक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के आपस में मिलने से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये सारी जो घटनाएं हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में होती है। अब देखिए, कुछ बातें आपको याद रखनी आवश्यक हैं, जैसे कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। इन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी टू द एंजियोस्पर्म, ये इनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी थी रिसेंट एडवांसेस इन द एम्ब्रियोलॉजी टू द एंजियोस्पर्म, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से आगे माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बनेंगे, किस प्रकार से एम्ब्रियो सेक बनेगा। तो ये सारी जो घटनाक्रम है इन सब के बारे में ही हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, इनको आप रिवाइज कीजिए घर पे और बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।